हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि आप सब लोगों से हम परिपक्व हो ही चुके हैं कि किस प्रकार हम जीएस को पढ़ें ताकि जीएस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा आने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो। और इन इन तथ्यों पर हम बात करें जिनसे रिलेटेड एग्जामों में बहुत ज्यादा आने की संभावना होती है आपके एग्जाम में। पिछले बहुत समय से हम लोग सभी मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी मालूम किए जाने की संभावना है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो किस प्रकार के मालूम किए जाते हैं। इनसे रिलेटेड ही तथ्यों पर हम सब लोग मिलकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सब लोगों को बार बार यही समझा रहा हूं कि क्यों ना इस प्रकार जीएस पढ़ी जाए जो आपके एग्जामों में वो सबसे ज्यादा आपकी पढ़ी हुई आए। और उसका एक ही मकसद होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि आप न्यूज देखें, न्यूज सुने, न्यूज को पढ़ें और उस न्यूज में जो भी आपके टॉपिक चर्चा में होते हैं, जिन भी टॉपिकों से रिलेटेड आपके तथ्यों पर बात की जाती है, उन टॉपिकों पर आप लोग काम करें। अब जैसे पिछले समय में हम लोगों ने अभी ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट पर बातें करी है, फिर उसके बाद आपकी फीफा वर्ल्ड कप पर बातें करी है, उससे पहले हम लोगों ने सैन्य अभ्यास पर बातें करी है, उससे पहले हमने विधि आयोग पर बातें करी है, उससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर हमने बातें करी है, उससे पहले निर्वाचन आयोग पर बातें करी है। अब देखो, सोचने वाली बात है कि क्यों करी है। अब जैसे करके एक दिन मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा था इसी वाले क्लास के अंदर, इसी हम ऑनलाइन क्लास में बात कर रहे थे कि जैसे अभी एक महोत्सव हुआ, संगाई महोत्सव मणिपुर में, और एक महोत्सव अभी हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया था और इसका आयोजन किया गया था नागालैंड। और दोनों ही महोत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो क्लैरिकल का पेपर हुआ है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मालूम किए गए। तो कृपया करके सभी लोग ध्यान से पढ़ें और जिन भी टॉपिकों को मैं बता रहा हूं उनसे अलग कुछ नहीं आने वाला है, मेरी गारंटी है। आप लोग लगातार एग्जामों को, तथ्यों को देखते रहे। जिन जिन टॉपिकों पर हम इस क्लास में बातें करें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिवाय इन टॉपिकों पर आप मेहनत करें। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कृपया ज्यादातर लोगों तक हमारे इस चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें, ज्यादातर लोगों को आपकी हमारी इसे सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें इस वाले चैनल को, और लोगों से आपकी इस बात की जानकारी करें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड तथ्य आपके लिए क्या लाभकारी है और क्यों वो महत्वपूर्ण है। देखो, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूं कि आप बहुत अच्छे से, बहुत दिनों से, काफी समय से आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन जिन भी लोगों से आप जुड़े हुए हैं पहले से कम उनसे आप एक बार ये भी तो मालूम करें कि उनका पढ़ाया हुआ कितना आता है एग्जाम में। अब पढ़ तो रहे हैं, कृपया एक क्वेश्चन तो आप पुट करें उनसे कि कितना पढ़ाया हुआ उनका एग्जामों में आया। क्या उनके पढ़ाने से आपको सक्सेस मिली? क्या उन्होंने जो जीएस के तथ्य आपको बताए हैं वो आपके एग्जाम में मालूम किए गए हैं? तो कृपया करके ये तो एक बार सोचें, थिंक करें और फिर आपकी हमारे चैनल के बारे में लोग बागों को बताएं, शेयर करें कि किस प्रकार क्यों ना ऐसा पढ़ाया जाए जिससे आपकी केवल उन्हीं तथ्यों पर हम लोग काम करें जिनकी संभावना एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा हो। तो उन्हीं से रिलेटेड तथ्यों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। और मैं पर डे आपको बता रहा हूँ, आज सबसे अच्छा मुद्दा आपकी हमारी जो आपकी अखबारों में चर्चा में है और इस समय सबसे ज्यादा आपकी हमारी उसकी चर्चा हो रही है, और इस मुद्दे पर हम लोग आपकी मिलकर बात करेंगे। और इसी वाले मुद्दे की आपकी सबसे ज्यादा आपकी अखबारों में इस समय चर्चा है। अब देखो, आजकल आपने, हम जो आज बात करने वाले हैं, आपने एक समझौता पढ़ा होगा अभी अखबारों में। देखो, ऐसा बताता भी नहीं है कोई भी, इतनी डिटेल में आपने कहीं ना पढ़ा होगा और शायद ना पढ़ो, क्योंकि लोग बागों को केवल अर्निंग करने से, पैसा कमाने से मतलब होता है, उनको किसी के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो कृपया करके ऐसा पढ़ लो और इस चैनल के बारे में लोग बागों को शेयर करो, बताओ, ज्यादा से ज्यादा आपकी हमारी इस पे कोशिश करें कि क्यों ना हम ऐसा पढ़ें। अब देखो, एक मुद्दा आपकी चर्चा में है जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित बैठक कोप 15 ये चर्चा में है भाई आजकल, है ना। अब देखो, कम से कम आपको इनके बारे में पता तो हो कि इनका मतलब क्या होता है और किस प्रकार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक मालूम किए गए हैं और कितने क्वेश्चन इनसे आने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, और किस प्रकार इनसे आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप ये तो कम से कम कोशिश करा करें। तो मैं इसीलिए तो आपसे बार बार कह रहा हूं कि लोगों तक अगर इसके बारे में जानकारी पहुंचाएंगे
तो इतने सारे लोगों का आपकी भविष्य सिक्योर हो सकता है, और शायद इसके पढ़ने से आप लोगों को जीएस में एक ऐसा अनुभव फील होगा कि उसमें भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि उसमें भी हम स्कोर आपकी क्यों ना 100% कर ले, जैसे अदर सब्जेक्ट में हम कर लेते हैं। और उसके सबसे आपकी आसान जो तरीका होता है वो यही होता है कि क्यों ना हम उन्हीं तथ्यों पर बात करें जो इस समय चर्चा में है। अब देखो, मैं पहले ना आपको इसकी डिटेल के बारे में पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा। जैव विविधता आपकी है क्या? देखो, अब एक सम्मेलन जैसे हुआ है, हम सब लोग जानते हैं कि जैव विविधता COP15 के नाम से एक सम्मेलन हुआ। अब इस पर हम बात करेंगे तो मेन चीज ये है कि आप कम से कम ये तो समझ लें कि जैव विविधता है क्या। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो अब देखो, मैं पहले आप लोगों को जैव विविधता के बारे में बताने वाला हूं, उसके बाद में सम्मेलन के ऊपर बाद में बात करेंगे, है ना। अब ध्यान से आप लोग जल्दी से आपकी हेडिंग डालें और कोशिश करें जो भी मैं बातें बता रहा हूं आपको वो सब टॉपिक जो है वो याद होने चाहिए, है ना। अब हम जो बात मिलकर करने वाले हैं वो जैव विविधता पर बात करने वाले हैं। देखो, ध्यान से सुनना, और कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उस पर भी बात करेंगे, है ना। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी या हिंदी में इसको बोल दिया जाता है जैव विविधता। देखो, ध्यान से सुनना मुझे परिभाषा, अब उसके बाद सम्मेलन के ऊपर आ जाएंगे। देखो, पहले जैव विविधता को कम से कम समझ तो लें, उसके बाद ही तो सम्मेलन आपकी समझ में आएगा। देखो, जैव विविधता का मतलब होता है किसी भी पारिस्थितिकीय किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में उपस्थित सजीव प्राणी। देखो, यहाँ एक वर्ड बोला गया सजीव प्राणी, यानी लिविंग थिंग्स है, यानी निर्जीव वस्तुओं को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सजीव प्राणी, यानी कि ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पेड़ पौधे व जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु, इनकी विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। देखो, आसान है चीजें, अगर आप समझोगे ना, जैव विविधता कहा जाता है ये। देखो, मेन चीज ये है कि जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं इस पर पूरी क्लास से आपको बना के डाल दूंगा इसी आपकी यूट्यूब चैनल पर। तो आप कोशिश करें जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ये आपको मेमोराइज हो और बताओ। देखो, क्या होता है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है किसी भी एक छोटे से या किसी भी एक बड़े से या किसी भी एक मध्यम से एरिया। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ऐसे ये होता है, इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव जंतु का उसके पर्यावरण के साथ, उसके पर्यावेश के साथ जो अध्ययन किया जाता है, उस वाले अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, इसी इन्वायरमेंट के साथ जो हमने एक्सपेरिमेंट करा, उस वाले अपने हम से रिलेटेड आपकी उस एनवायरमेंट के साथ जो हमने एक्सपेरिमेंट करा, उस वाले एक्सपेरिमेंट को पारिस्थितिकी तंत्र बोल दिया जाता है ना। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव और निर्जीव सभी प्रकार की वस्तुएं होती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में केवल लिविंग थिंग्स, जो सजीव आपकी हमारी पेड़ पौधे हो सकते हैं उनमें, या सभी जीव जंतु हो सकते हैं, ये जो उपस्थित होते हैं और इनमें जो आपकी विभिन्नताएं पाई जाती है, उसी वाली विविधता को क्या बोल दिया जाता है, आपकी जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता की परिभाषा तो ये है। अगर हम बात करें पूरे विश्व में, सबसे पहले 1968 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी गई थी, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ये एक पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक को लिखा था आपके रेमंड एफ दास ने। ये एक बहुत बड़े पर्यावरणविद रहे हैं, एक साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1968 ईस्वी में, और इस पुस्तक का नाम रखा गया था ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। इस पुस्तक में सबसे पहले रेमंड एफ दास ने जैव विविधता के लिए, ध्यान से सुनो ना मुझे भैया, गलत मत कर लेना, जैव विविधता के लिए एक शब्द दिया था, और उस शब्द को बोला गया था आपकी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी।
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक शब्द इन्होंने दिया, तो इसका मतलब पूरी दुनिया में सबसे पहले जैव विविधता के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? रेमंड एफ दासमैन के द्वारा। इन्होंने पुस्तक लिखी ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री 1968 1968 ईस्वी में। अब बाद में अगर हम बात करें ना, अब ध्यान से सुनना, इसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द से, इसी वाले शब्द से बाद में एक वैज्ञानिक थे आपके, और उनका नाम था वोल्टर जी रोसेन। वोल्टर जी रोसेन, इनका नाम आपको याद रखना है। वोल्टर जी रोसेन ने फिर बाद में इसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द से एक शब्द दिया, और उस वाले शब्द को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। यानी बायोलॉजिकल से केवल बायो वर्ड ले लिया गया और बाद में आपकी डाइवर्सिटी, और हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? जैव विविधता। तो अब देखो ध्यान से, आपको दो तथ्य याद करने हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो आपको ये नहीं आएगा आपकी रेमंड एफ दासमैन नहीं आना है, फिर आंसर क्या आएगा? वोल्टर जी रोसेन, क्योंकि इन्होंने तो पूरा वर्ड दिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द से केवल बायोडाइवर्सिटी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वोल्टर जी रोसेन के द्वारा। तो आपको याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है? तो जनक या पिता अगर पूछा जाता है तो वो आपकी हमारी यानी फाउंडर जो होता है वो किसे पूछा जाता है? आपके वो वोल्टर जी रोसेन को कहा जाता है। ये जैव विविधता का मतलब होता है। अब इसका मतलब जैव विविधता में वो सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे करके आप परिभाषा लिख ले, और ये दोनों नाम जरूर याद रखना। अब जैव विविधता के ऊपर यदि हम बात करेंगे, तो जैव विविधता में जैसे हम बात करें कि जितने भी सजीव प्राणी होते हैं वो सारे के सारे आपके सजीव प्राणी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे जितने भी आपके पेड़ पौधे होते हैं, है ना, वो सब कुछ इसमें आ जाएंगे, और जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं वो सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यानी जितने भी आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं, जितने भी आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। अब ये जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, आप देख रहे होंगे ना, इनका बहुत बुरी तरीके से आपकी विनाश किया जा रहा है। बहुत बुरी तरीके से इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की हत्याएं की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पेड़ पौधों को आपकी काटा जा रहा है, वनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसी आपके हमारी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का जो विनाश हो रहा है, इस विनाश को रोकने के लिए जो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उस वाले वर्ड को क्या कह देते हैं? आपकी कंजर्वेशन, या हिंदी में संरक्षण बोल दिया जाता है। और इन्हीं दोनों चीजों के संरक्षण को आपकी क्या कह सकते हैं हम लोग? आपकी जैव विविधता संरक्षण आपकी हमारी कह सकते हैं। जैव विविधता संरक्षण के नाम से इसको जाना, ठीक है। ये जैव विविधता है। तो जैव विविधता का मतलब आपको समझा कि पिता इसका वोल्टर जी रोसेन को कहा जाता है। सबसे पहले आपकी जैव विविधता के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द आपकी हमारी रेमंड एफ दासमैन के द्वारा दिया गया। बाद में इसी वर्ड को चेंज करके बायोडाइवर्सिटी वोल्टर जी रोसेन के द्वारा दिया गया। जैव विविधता का मतलब होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव प्राणियों की जो विविधताएं पाई जाती है, उन सजीव प्राणियों की विविधता को क्या बोला जाता है? जैव विविधता कह देते हैं। और इसी जैव विविधता यानी इन्हीं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के संरक्षण को क्या बोला जाता है? कि जैव विविधता संरक्षण या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो क्या हुआ था, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। कम से कम आपको जैव विविधता तो पता ही चला कि जैव विविधता बहुत लंबा टॉपिक है। आगे हम जैव विविधता से संबंधित आपकी हॉट स्पॉट भी पढ़ेंगे भाई। इसमें जो हॉट स्पॉट होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैव विविधता से संबंधित हम रामसर स्थल जो होते हैं इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिसको आर्द्रभूमि क्षेत्र बोल दिया जाता है। ये भी इसी का से रिलेटेड आपके टॉपिक है। इसी जैव विविधता से संबंधित हम लोग जितने भी अभी तक आपकी संधि हुई है, संधि है ना, जितनी भी ट्रीटी या जितने भी आपकी कन्वेक्शन हुई है वो भी इसमें हम बात करेंगे। जैव विविधता की उपयोगिता हमारे मानव जीवन के लिए आपकी क्या क्या होती है उस पर भी हम बात करेंगे। जितने भी अभी तक जैव विविधता से संबंधित अधिनियम यानी कि एक्ट पारित किए गए हैं उनसे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो सबसे रिलेटेड हमें बात करनी है ना। ये सारे क्वेश्चन जैव विविधता आपके सिलेबस में होता है सबसे ज्यादा लिखा हुआ, तो जैव विविधता से रिलेटेड आपके सिलेबस में भी क्वेश्चन मालूम किए जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी और संभावना रहती है। तो अब हम इसके पहले जैव विविधता से जो आपकी संरक्षण होता है ना उस पर हम बात कर लेते हैं आपकी, है ना। अब देखो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ना जैव विविधता संरक्षण, इस पर हम बात करने वाले हैं जिसकी आजकल चर्चा है। जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए एक समझौता हुआ है, समझौते को कन्वेंशन कह देते हैं, और इस समझौते का नाम रखा गया था भैया जैव विविधता समझौता। समझौता है ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है CB कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल
डाइवर्सिटी, CBD, ये वाला। इस वाले समझौते को अमूमन आपकी हमारी किस नाम से जाना जाता है? CBD के नाम से जाना जाता है। देखो CBD का फुल फॉर्म हो जाएगा आपकी कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, है ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस वाले समझौते का इंग्लिश में आपकी जो फुल फॉर्म हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपकी कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, जैव विविधता समझौता। किसके लिए किया गया था? जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए। अब देखो हुआ, अब यहाँ ध्यान से, मुझे बड़े ध्यान से आप सब लोग आपकी हमारी सुनते रहिए। जैव विविधता समझौता या जैव विविधता आपकी समझौते से रिलेटेड जो इंग्लिश में आपकी हमारी CBD, कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, इसके प्रमुख रूप से अगर हम इसकी बात करेंगे तो प्रमुख रूप से इसके 3 चरण आपके स्थापित किए गए हैं, 3 स्टेप है इसमें, है ना। अब ध्यान से सुनो ना, इस समझौते का सबसे पहला उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण। एक तो ये है जैव विविधता का संरक्षण करना, ध्यान से सुनते रहना मुझे सारे व्यक्ति, ठीक है। दूसरा इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो था कि जैव विविधता के घटकों, घटक मीन्स होते हैं कंपोनेंट्स, है ना। जैव घटक वही होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु, है ना। जैव विविधता के घटकों, जैव विविधता के अगर हम इसके बारे में बात करेंगे आपकी हमारी, है ना, तो जैव विविधता से संबंधित आपकी हमारी जितने भी घटक हैं उनका सतत उपयोग, यानी कि इनका उपयोग हम लोग आपकी किस प्रकार कर सकते हैं, जैव विविधता से संबंधित जितने भी आपकी हमारी कंपोनेंट्स है, घटक है, इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तीसरा इसमें जो समझौता हुआ था आपकी हमारी, उस समझौते को ध्यान से यहाँ पर याद रखना, इसमें ये हुआ था कि जो संशोधित संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभ का उचित व न्याय संगत बंटवारा। अब देखो ध्यान से एक बार फिर सुनते हैं, इसका मतलब यह है कि जब हमारे भारत में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम जैव विविधता समझौते के बारे में बात करते हैं, जिसको CBD बोला जाता है, कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल दिया जाता है, तो इसके करने के प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य हैं, 3 चरण है। सबसे पहली बात तो जैव विविधता का संरक्षण हम सब लोग मिलकर करेंगे। दूसरा है कि इसमें पाए जाने वाले जितने भी घटक है उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, और इसमें संशोधित जो हमने रिसोर्सेज अवेलेबल करे हैं, यानी कि जो हमने रिसोर्सेज आपकी अपने अनुसार बनाए हैं, उन रिसोर्सेज से उत्पन्न होने वाले लाभों का कैसे प्रकार से आपकी बंटवारा कर सकते हैं। और इससे संबंधित आपकी हमारी समझौते को क्या बोला जाता है भैया? CBD के नाम से आपकी जाना जाता है। और इस वाले समझौते को ना आपकी, इस वाले समझौते को वास्तविकता में हम ये कह सकते हैं कि जैव विविधता समझौता या CBD जो है, ये एक आपका बहुपक्षीय एक संधि ही है। और बहुपक्षीय संधि आपकी किससे रिलेटेड है? जैव विविधता। तो इसका मतलब आपकी पर्यावरण की एक बहुपक्षीय संधि भी आपकी हमारी किसे कहा जा सकता है? पर्यावरण की बहुपक्षीय संधि जो है वो भी किसे कहा जा सकता है? आपकी CBD को कहा जा सकता है, जिसका नाम आपकी इंग्लिश में जरूर याद रखना, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या हिंदी में आपकी जैव विविधता समझौता कहते हैं। तो एक बहुपक्षीय समझौते का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे देशों ने इसको अपना रखा। बहुपक्षीय का मतलब मल्टीलेटरल होता है, यानी कि बहुत सारे देशों ने, और पर्यावरण से रिलेटेड है आपकी जैव विविधता, तो उसको है 3 सतत इसके लक्ष्य है। इन वाले 3 सतत लक्ष्यों को आप जरूर लिख लें और याद करें, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब क्या हुआ था, अब ध्यान से सुनना, अगर देखो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ये जो हम तथ्य हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब जैव विविधता से रिलेटेड आपकी, उसके संरक्षण से रिलेटेड आपकी जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, CBD यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, तो ध्यान से सुनना, इस समझौते को सबसे पहले जो सामने लाया गया था, इस समझौते को, है ना, इस समझौते को सबसे पहले 22 मई 1992 ईस्वी को नैरोबी, याद है आपको, अभी पूछा भी गया था, केनिया की राजधानी है भाई, है ना, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है केनिया। यहाँ पर एक आपकी शहर बसा हुआ जिसका नाम है नैरोबी। नैरोबी केनिया में 22 मई 1992 ईस्वी को इस समझौते को रखा गया था कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे,
समुदाय जो भी इसमें उपस्थित है उनका हम प्रयोग कैसे करें, जो भी घटक है उनका प्रयोग हम कैसे करें, जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे करें, इसके लिए एक समझौता CBDRP किया जाएगा। और इस समझौते को सबसे पहले 22 मई 1992 ईस्वी में नैरोबी केन्या की राजधानी इसमें रखा गया। नैरोबी इसलिए रखा गया था क्योंकि आपको यहाँ पता होगा UNEP जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, मुझे ध्यान से सुनना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक संस्था है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है ना, इस संस्था का हेडक्वार्टर जो है वो केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी में है। इसलिए यहाँ पर एक बैठक हुई और इस बैठक में यह तय हुआ, सदस्य देश थे आपकी UNEP के, और इनमें यह तय हुआ कि एक समझौता हम आपकी जैव विविधता के संरक्षण के लिए कर लेते हैं और उस समझौते का नाम होगा CBD यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, इसका नाम रखा जाएगा। और इसको सबसे पहले दुनिया के सामने कब रखा गया, 22 मई 1992 ईस्वी को। और इसी रीजन से याद रखना भाई, इसी रीजन से 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी 22 मई को मनाया। तो ये इसका रीजन है, जैव विविधता दिवस। देखो विविधता दिवस, आप एक एक तथ्य को निकालते रहेंगे तो आपकी चीजें याद होती रहेंगी। तो इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे अब किस तिथि को मनाया जाता है, 22 मई। रीजन क्या है, 22 मई 1992 को इस समझौते को दुनिया के सामने लाया गया। कहां लाया गया था, नैरोबी में। लेकिन अब इस समझौते को कौन लोग माने कौन लोग ना माने, तो इस समझौते को हस्ताक्षर के लिए जो रखा गया, हस्ताक्षर के, यानी कि कौन कौन से देश इसको मानेंगे तो वो सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर के लिए रखा गया था 5 जून 1992। ठीक है, 5 जून 1992 ईस्वी को, और हस्ताक्षर के लिए इसे ओपन रखा गया था 4 जून 1993 ईस्वी, यानी 5 जून 1992 और 5 जून 1992 को इसको हस्ताक्षर के लिए रखा गया था रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में। याद रखना, जेनेरियो ये आपका ब्राजील का एक शहर है। और याद रखना आपकी ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 5 जून 1992 ईस्वी को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपकी वो भी किस स्थान पर किया गया था भैया, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और इसी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरियो में कौन से समझौते को हस्ताक्षर के लिए ओपन कर दिया गया था, CBD यानी कि जैव विविधता समझौते को हस्ताक्षर के लिए ओपन रखा गया। और लगभग 1 साल तक इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, है ना। अब इस पर हस्ताक्षर आपकी लगभग 168 देशों ने करे थे शुरू, 168 देशों ने इस पर हस्ताक्षर करे। मुझे ध्यान से सुनते रहना, हमें कोर्ट तक पहुंचना है बाद में। 168 देशों ने इस पर हस्ताक्षर करे, 168 आपकी कंट्रीज ने। लेकिन इन 168 देशों में से आपकी UNO के जो सदस्य देश है ना, उनमें से एकमात्र सदस्य देश अमेरिका ने इस समझौते को माना नहीं। आज भी नहीं मानता अमेरिका, इस वाली बात को जरूर ध्यान रखना। आज भी अमेरिका इस वाले समझौते को आपकी मान्यता नहीं देता। लेकिन शुरुआत में 168 देशों ने आपकी इसको मान्यता दी और ये कहा कि जैव विविधता का हम संरक्षण करेंगे, इसमें पाए जाने वाले जो घटक होंगे उनका सतत उपयोग हम कैसे करें, और जो भी आपके हमारे संसाधन होते हैं, जो भी संसाधन हमने आपकी इसमें उत्पन्न करे हैं, उनका लाभ किस प्रकार सभी लोगों तक समान रूप से आपके पहुंचाया जा सकता है। तो 168 देशों ने ये करे। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसको आपके आयोजन के लिए, जब प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो में स्टार्ट हुआ तो इसको हस्ताक्षर के लिए रखा गया, ओपन रखा गया था 4 जून 1993 ईस्वी तक। लेकिन पहली बार 22 मई 1992 को रखा गया। अब ये समझौता हुआ है ना, 168 देशों ने आपकी समझौते को करा। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिर ये वाला जो आपकी हमारी ये समझौता है ना, CBD है ना, हिंदी में भी आपको याद हो गया होगा, जैव विविधता समझौता। तो CBD समझौता जो है, इसे आप डेट जरूर याद रखें, ये 29 दिसंबर 1993 ईस्वी को आपकी विश्व में लागू हुआ। लागू होने को भी हम प्रभावी होना भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको आपकी अप्लाई होना या फिर आपकी इम्प्लीमेंट बोल दिया जाता है ना, इम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समझौते की शुरुआत कब हुई, 22 मई 1992 को। हस्ताक्षर के लिए कब ओपन किया गया था, 5 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरियो में, जब प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ पृथ्वी के संरक्षण के लिए। और UNEP के सम्मेलन में इसको रखा गया था। लागू कब हुआ, 29 दिसंबर। अब एक डेट हो लिखने, देखो आ गया तिथि निकल के। इसीलिए कुछ देश ना 29 दिसंबर को भी जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं, जैव विविधता दिवस के रूप में आपकी हमारी मनाते हैं। इस वाली बात को ध्यान।
तो जैव विविधता दिवस के रूप में वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ ने जो मान्यता दे रखी है वो 22 मई को दे रखी है, लेने देना उसका भी इसी से है। और 29 दिसंबर को भी कुछ देश दुनिया के ऐसे होते हैं जो आपकी जैव विविधता दिवस आपकी मनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो आंसर 22 मई देना। 29 दिसंबर है भी तो भी 22 मई देना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर 22 मई नहीं है उस स्थिति में आंसर आपकी 29 दिसंबर दिया जा सकता है कि बायोडायवर्सिटी डे जो है इंटरनेशनल पर कुछ कंट्रीज के द्वारा आपकी 29 दिसंबर 1993 ईस्वी को सीबीटी समझौता आपकी लागू होने के चक्कर में आपकी 29 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। अब क्या हुआ, अब ये समझौता जब लागू हुआ तो इस समझौते में आपकी तय किया गया था कि जो सीबीडी के सदस्य देश है ना, जो इसके सदस्य देश है वो आपस में मिलकर एक बैठक करेंगे, आपस में मिलकर एक बैठक करेंगे, है ना, एक बैठक होगी और इसको बोला जाएगा आपकी पार्टियों की बैठक। पार्टियों की बैठक आपकी हमारी, इसको हिंदी में कहा जाएगा, इंग्लिश में देखो पार्टियों की बैठक को हम कह सकते हैं कोप, है ना। कोप का मतलब आपकी इंग्लिश में हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है ये वाला। कि तो ये कहा गया कि सीबीडी के जो सदस्य देश है वो आपस में मिलकर एक बैठक का आयोजन करा करेंगे और इस वाली बैठक को पार्टियों की बैठक बोला जाएगा। और पार्टियों की बैठक को इंग्लिश में आपकी क्या बोला जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये आपके शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं आपकी कोप है। अब देखो ये भी आपकी हमारी कोप के बारे में, अब हम केवल जैव विविधता वाली बातें कर रहे हैं तो इस वाली आपकी बैठक को अब कोप का नाम दिया गया, जैसा आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ इसमें, है ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो सीबीडी के सदस्य देशों की पहली जो बैठक है जिसको बोला गया था आपकी कोप फर्स्ट। अब देखो इसके आगे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 15, 16 ये लगा हुआ होगा, ये बैठक के नंबर होते हैं। तो पहली वाली बैठक है तो हमने फर्स्ट लगा दिया, ये आयोजित की गई थी सबसे पहले, इसका आयोजन जो किया गया था वो 1994 ईस्वी में किया गया। 1994 में आपकी सबसे पहले आपकी कोप की बैठक का आयोजन किया गया और कोप की बैठक का आयोजन सबसे पहले आपकी 1994 ईस्वी में नासाउ में हुआ था। नासाउ बहामास है, एक देश का नाम सुना होगा आपने, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता बहामास, इस देश की राजधानी ही है ये बहामास की, याद रखना। नसाउ, यहाँ करेंसी चलती है अमेरिकन डॉलर, याद रखना भी है इस वाली बात को भी, क्योंकि जिन देशों की चर्चा होती है उन्हीं देशों की, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, आप गारंटी है इस वाली बात की कि उन्हीं देशों की आपकी राजधानी और मुद्राएं बुझी जाती है, बाकी कुछ नहीं आता, उन्हीं देशों पे आप याद करते रहे। तो बहामास की कैपिटल है नसाउ और इस देश में चलने वाली करेंसी कौन सी होती है, वो डॉलर होती है। तो इसमें सबसे पहली बैठक का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया था आपकी कोप फर्स्ट, और इसी बैठक में तय हुआ कि 3 इसकी जो बैठकें हैं वो वार्षिक रूप से आयोजित होंगी, 3 बैठकें इसकी वार्षिक होंगी, वार्षिक, है ना। और उसके बाद आपकी हमारी जो इसकी बैठक होंगी ना वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होंगी, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, और वो भी सम संख्या वाले वर्षों, सम संख्या वाले वर्षों में इसकी बैठकों का आयोजन होगा। तो पहली 3 बैठकें वार्षिक स्तर पर, तो पहली बैठक आपकी नासाउ बहामास में हुई। उसके बाद अगर हम बात करें, लिख लेना भैया, कोप सेकंड यानी दूसरी बैठक जो है वो जकार्ता में इसकी आयोजित की गई। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी पहले हुआ करता था, मैं बता चुका हूँ आपको, है ना। वर्तमान में इंडोनेशिया में आपकी राजधानी चेंज करके कालीमंतन का एक पूरे का पूरा एक प्रांत है, उसमें एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है नुसंतारा, वो इंडोनेशिया की राजधानी चेंज होगी, यहाँ मुद्रा आपकी रुपया चलता है। उसके बाद आपकी कोप 3 की जो बैठक है ये याद रखना आपकी, ये आयोजित की गई थी ब्यूनस आयर्स में, जिस देश की आजकल चर्चा भी है, ये अर्जेंटीना की राजधानी है, क्योंकि अभी अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का 22वें नंबर का खिताब जीता है। यहाँ मुद्रा में आपको पहले बता चुका हूँ पीसो चलता है, इंडोनेशिया में आपकी रुपया चलता है। तो तीसरी बैठक इसकी कहां पर आयोजित हुई, ब्यूनस आयर्स में। तो पहली 3 बैठकें इसकी वार्षिक रूप से आयोजित की गई 1994, 95, और उसके बाद देखो यहाँ 94 में, तो ये 1995 में हुई होगी, ये 1996 में हुई होगी। अब 3 बैठकों के बाद इसमें तय किया गया कि भैया अब जो इसकी बैठक होगी वो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होगी, लेकिन उन 2 वर्षों में इसका बैठक का आयोजन किया जाएगा जो आपकी इवन नंबर वाली ईयर्स होती है। जैसे 96 में हुई थी, उसके बाद 98 में होगी, इसके बाद 2000 में होगी, इसके बाद 2002, उसके बाद 2004, ऐसे करके इवन नंबर में इसकी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। अब
क्या हुआ, हर साल इसकी बैठकें तो अब आयोजित नहीं होगी, पहली बैठक होगी। नसाऊ का जरूर ध्यान रखना आपकी, है ना, नसाऊ। अब पहली 3 बैठकें, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखो ध्यान से, बड़े मजबूत तथ्य हैं, कृपया करके आप पढ़े तो सही इन वाले तथ्यों को। उसके बाद बात करें तो उसके बाद 1998 ईस्वी में जो है कोप 4, जो इसका कोप का चौथा शिखर सम्मेलन है आपकी, जो कोप के चौथे शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें तो इसका चौथा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा एक जगह है, ये स्लोवाकिया, स्लोवाकिया एक छोटा सा देश है, स्लोवाकिया का एक छोटा सा शहर है आपकी ब्रातिस्लावा। यहाँ 1998 में इसकी बैठक का, चौथे नंबर की बैठक का आयोजन किया गया। अब मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, है ना। उसके बाद देखो इसकी बैठक कब होनी चाहिए थी, 2000 में, लेकिन क्या हुआ था 1999 ईस्वी में। इस वाली बैठक को बोला जाता है एक्स कोप फर्स्ट, इसको ध्यान रखना। एक्स कोप फर्स्ट का मतलब होता है असाधारण बैठक। देखो तय क्या हुआ, ये वाली जो बैठकें हैं ना, जो हम ये वाली पढ़ रहे हैं, इनको बोला जाएगा आपकी साधारण बैठक, ये वाली, है ना, सिंपल आपकी कॉन्फ्रेंस। और ये आपकी अचानक से सडनली आपकी हमारी कॉन्फ्रेंस होगा। असाधारण बैठक आपकी एक आयोजित की गई 1999 ईस्वी में, आपकी हमारी एक बैठक का आयोजन किया गया था। और इस वाली बैठक का आयोजन किया गया था आपकी कार्टाजेना। कार्टाजेना ये आपके शहर है कोलंबिया, कोलंबिया का एक शहर है। कोलंबिया आपने नाम सुना होगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये भी एक देश है। और कोलंबिया का एक शहर है और जिसका नाम है आपकी कार्टेजेना में। यहाँ पर पहली बार आपकी कोप की एक्स कोप करके यानी असाधारण बैठक क्यों हुई, अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा मुझे अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसके बारे में आपको हमारी एक समझौता आपकी हमारी समझ में आ जाएगा। अब देखो इस बैठक का आयोजन हमने जल्दबाजी में किया, उसका रीजन क्या है। ये था रीजन 1999 ईस्वी में, बनना तो 2000 में होती। ये था कि जो आधुनिक जैव विविधता है, ध्यान से सुनना, है ना, आधुनिक जैव विविधता है ये भाई, तो आधुनिक जैव विविधता से जो संशोधित संशोधित आपकी जीव है, वो एक देश से दूसरे देश में चले जाते, एक देश से दूसरे देश में आपकी हमारी ये चले। देखो जैसे संशोधित जीव मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी है, जैसे आपकी कोरोना के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा कि वास्तविकता में कोरोना को आपकी चीन की एक लैब में डेवलप किया गया, विकसित किया गया था आपकी कोरोना जो एक वायरस था। और उसे विकसित करने के बाद आपकी बाद में पूरी दुनिया में वो इतनी तेजी के साथ फैला कि स्वयं चीन भी इस समय भी वो उसकी गिरफ्त में है, इस समय भी वो उसकी पकड़ में है। तो इस रीजन से आपकी, है ना, जो संशोधित आपकी जीव होते हैं एक देश से दूसरे देश में आपकी जो जाते हैं और जाने के बाद आंदोलन का रूप ले लेते हैं। आंदोलन का ये रूप लिया भाई, कोरोना ने पूरे आपकी दुनिया को बंद कर दिया, भारत के साथ साथ पूरा विश्व आपकी बंद रहा। इस आंदोलन का रूप को कैसे नियंत्रित किया जाए, है ना, कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए एक बैठक का आयोजन आपकी कार्टाजेना कोलंबिया में एक असाधारण रूप से आपकी 1999 में किया गया। ये बात आपको याद रखनी है कि कोप की पहली 4 बैठकें समय पर आयोजित हुई, लेकिन उसकी कोप की 5वीं बैठक नहीं कही जाएगी, इसको आपकी एक्सपो फर्स्ट बोला जाएगा। और ये बैठक कहां पर हुई, कोलंबिया के कार्टाजेना में। अब इस वाले कार्टाजेना में आपकी किस प्रकार आपकी उनसे जो संशोधित जीव जंतु एक से दूसरे देश में जाके आंदोलन का रूप ले लेते हैं, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, है ना। अब इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये वाली जो बैठक हुई थी, इस वाली बैठक में जो समझौता हुआ था 1999 ईस्वी में, जो हम बात कर रहे हैं एक्स कोप फर्स्ट की, तो इसमें जो समझौता हुआ था ना, समझौता, उस वाले समझौते को हम कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहते हैं। ये वाला, इसको आप ध्यान रखना, है ना, कार्टाजेना प्रोटोकॉल के नाम से इसको जाना जाता है। ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। अब कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है, इस पे जो समझौता हुआ, ये समझौता हुआ था आपकी 29 जनवरी 2000 ईस्वी को, इस समझौते को आपके किया गया। ये बात ये है ना, जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है इसे, लेकिन लागू जो इसको किया गया है ना, वो बाद में इसको लागू किया गया था आपकी 11 सितंबर 2003 ईस्वी में। इस कार्टाजेना समझौते को आपका लागू किया गया था। इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है कि 11 सितंबर 2003 ईस्वी में इसको लागू किया गया। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है, ये CBD का एक पूरक समझौता माना जाता है, पूरक समझौता। ये भी भाई आपको ध्यान रखना है। देखो आगे चीजें निकल के आ जाती है अगर आप समझेंगे।
तो इसका मतलब कोप हुआ। अब ये कोप की 4 बैठकें पहले, फिर उसके बाद ये हुआ एक समझौता हुआ कार्टाजेना। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नाम क्यों रखा गया? कोलंबिया के एक देश से दूसरे देश में जाने वाले जीव जंतुओं के आंदोलन को कैसे करके कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार उनको नियंत्रित किया जा सकता है। समझौता 1999 की बैठक में हुआ था और ये 29 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया। फिर बाद में और इस समझौते को 11 सितंबर, डेट आप याद रखना जरूर, 2003 ईस्वी में लागू किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद फिर अगली बैठक का आयोजन आपकी साधारण, फिर साधारण ही बैठक होगी ना। फिर इसकी आपकी अगर हम बात करें तो अगली बैठक का जो इसकी आयोजन होगा वो तो फिर आपकी 2000 में होगा और इसको नाम क्या रखा जाएगा? कोप 5 रखा जाएगा। भाई पहले आपकी 1994, 95, 96, 98 में, अब कोप 5 इसकी अगली बैठक जो है आपकी वो कहां पर आयोजित की गई? नैरोबी के लिए। हमें फिर साधारण बैठकें इसकी आयोजित की जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जो कोप का 10 वाला, ये हम कौन सी बैठकों की बात कर रहे हैं? CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो बैठकें होती है, 10वीं बैठक 2010 ईस्वी में जापान के नागोया में की गई थी। जापान के नागोया शहर में, याद होगा ना, जापान की राजधानी आपको पता ही है, टोक्यो, ये मुद्रा चलती है। और इस वाली बैठक में एक समझौता हुआ था, और इस वाले समझौते को आपकी नागोया प्रोटोकॉल कहा जाता है। नागोया प्रोटोकॉल के नाम से इस समझौते को आपकी जाना जाता है, नागोया प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। अब नागोया प्रोटोकॉल था क्या? ये वाला जो प्रोटोकॉल है ना, नागोया प्रोटोकॉल, इसमें था क्या? देखो इस वाले समझौते में यदि हम लोग बात करेंगे तो अनुवांशिक जो संसाधन है ना, जो भी अनुवांशिक संसाधन है, अनुवांशिक वर्ड आपने सुना होगा, अनुवांशिक का मतलब जेनेटिक्स होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी गुण चलते हैं, उन्हीं वाले गुण को अनुवांशिक बोला जाता है। जो अनुवांशिक संसाधन है, संसाधन मतलब रिसोर्स है, उन तक कैसे पहुंच बन सके, है ना, और उनका लाभ को किस प्रकार न्याय उचित तरीके से न्याय उचित तरीके से बंटवारा किया जा सके। देखो मैं शुरू में नहीं बता रहा था आपको कि 3 स्टेप हुए, तो तीसरा यही था कि जिस प्रकार हमारे अनुवांशिक संशोधन है, इन अनुवांशिक आपकी संसाधन से जो आपकी जेनेटिक्स आपके रिसोर्सेज है, उन तक कैसे हम पहुंच बनाए, और उन वाले आपके हमारी जो संसाधनों से मिलने वाला लाभ है उसका बंटवारा किस प्रकार हम लोग आपकी उचित रूप से कर सकते हैं। इसका आपकी एक समझौता किया गया 2010 ईस्वी में, और इस वाली आपकी बैठक का आयोजन जापान के नागोया में हुआ। तो इस वाले समझौते को क्या कहते हैं? नागोया प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब देखो इस समझौते के बारे में अगर हम बात करें तो ये समझौता जो है वो नागोया प्रोटोकॉल जो है, इसको लिख लेना भाई, नागोया जो प्रोटोकॉल है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये समझौता हुआ है आपकी 29 अक्टूबर 2010 ईस्वी। ये समझौता 29 अक्टूबर 2010 ईस्वी को हुआ था, लेकिन ये जो नागोया प्रोटोकॉल लागू है ये किया गया था आपके 12 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। ये दोनों डेटें आपको याद रखनी है और रटनी ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। वो समझौता 2000 में हुआ लेकिन 2003 में लागू हुआ, ये समझौता 2010 में हुआ लेकिन 2014 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। दोनों समझौता का मतलब अलग अलग है। तो हम अब ये कह सकते हैं, देखो हम यहां तक आ गए पढ़ते हुए आपकी, है ना, अब हम ये कह सकते हैं कि भैया ये वाले जो आपकी CBD के दो पूरक समझौते हैं, है ना। एक है आपकी हमारी कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल, और दूसरा हम कह सकते हैं नागोया प्रोटोकॉल, कह सकते हैं। दो पूरक समझौते हैं। अब इसके बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा 2000 में हुआ लेकिन लागू 2003 में हुआ, ये 2010 में हुआ, अभी मैंने डेट बताई है, और लागू कब हुआ था? 2014 में। दोनों का मतलब किससे है? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के आपके संरक्षण के उपाय से है। जो भी संशोधित आपके संसाधन होते हैं उनके लाभ को, जो भी अनुवांशिक आपके जीव होते हैं एक देश से दूसरे देश में जो आंदोलन करते हैं उनको कैसे प्रकार से कंट्रोल किया जा सके। तो यहां तक हम आ चुके हैं। अब देखो अगली बैठक का आयोजन आपकी हमारी कब होगा? 2010 के बाद। फिर इसकी बैठक का आयोजन आपकी क्या किया जाएगा भैया? CBD की जो आपकी कोप है ना, कोप की फिर कौन सी बैठक होगी? 11वें नंबर की, और 11वें नंबर की बैठक कब होगी? फिर 2012 में, क्योंकि समसंख्या वाले 2 वर्षों में। अब लिखना आप लोग, ये बैठक आपकी हैदराबाद में आयोजित हुई थी आपके भारत में। तो इसका मतलब कोप की अगर जितनी भी बैठकों की हम बात करेंगे उनमें से एकमात्र बैठक किस देश में आयोजित हो चुकी है? भारत में। 2012 ईस्वी में कोप 11 की
जैव विविधता के संरक्षण से रिलेटेड, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? हैदराबाद में किया गया है। उसके बाद इसकी बैठक कौन सी होगी? फिर कोप 12वीं होगी, है ना। फिर उसके बाद तक आपकी हमारी कोप 13वीं होगी, फिर उसके बाद आपकी कोप 14वीं। अब कोप 14वीं बैठक का आयोजन इसका 2018 में हुआ था, और 2018 में इसका आयोजन किया गया था भैया आपकी मिस्र देश है, और मिस्र में इस वाली बैठक का आयोजन किया गया था शर्म अल शेख आपकी, है ना, शर्म अल शेख। इसका नाम आपको रटना है क्योंकि अभी कोप 27 और नाम आ रहा है। कोप 27 2022 वो अलग है भैया कोप, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको। कोप यहाँ पर एक बात करें ना, ये अलग है, इसको आप अलग याद रखें। कोप वो है, उसका नाम भी कोप, लेकिन इसका रिलेशन है आपकी UNFCCC से, UNFCCC से। इसका लेना देना अलग है, ये 27वें नंबर की 2022 में, तो इसको तो आप अभी फिलहाल अलग ही रखें। लेकिन हम बात करें कोप 14वें नंबर की, ये किससे रिलेटेड है? आपकी CBD से रिलेटेड है। इसके 14वें नंबर की बैठक 2018 ईस्वी में मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आयोजित की गई। अब एक बात बताओ, अब 2018 तक हमने कोप की आपकी 14वीं बैठक तक, तो इसका मतलब ये हुआ 2018 के बाद कि जो CBD है और इसका कोप का 15वीं जो बैठक है आपकी, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, वो 2020 में आयोजित होनी थी। 2020 में इस बैठक का आपकी आयोजन किया जाना था, लेकिन 2020 में सभी लोगों को पता है आपकी हमारी क्या हुआ था भैया, 2020 ईस्वी में आपकी कोरोना आ गया, कोरोना आ गया आपकी, है ना। तो 2020 वाली इस बैठक को आपकी हमारी भाई अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया, ये है रीजन। तो अनिश्चित समय के लिए इसको स्थगित कर दिया गया था। अब इसका आयोजन आपके वहां पर तो होगा जहां पर भी इसका आपकी हमारी आयोजन किया गया था आपकी, है ना, तो स्थगित कर दिया गया। अब ये तय हुआ कि 2020 में आपकी लिख लेना, जो कोप आपकी 15 की बैठक है 2020 में, जिसका स्थगन आपकी किया गया था, ये बैठक आयोजित होनी थी, और इस बैठक का आयोजन किया जाना था कि कुनमिग शहर में, ये आप रट लेना भाई, कुनमिग में, और ये चीन का शहर पड़ता है भैया, चीन में, कुनमिग चीन में आयोजित होनी थी, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया अनिश्चित समय के लिए। फिर ये तय हुआ कि भैया कि अक्टूबर 2021 ईस्वी में ऑनलाइन, अक्टूबर 2021 ईस्वी में यह तय हुआ। आप ऐसे लिखें पहले, ये आपकी मैं एक चीज बता रहा हूं इसमें से, कि इसमें यह तय हुआ फिर बाद में कि ये जो आपकी कोप 15 की बैठक है ना, इसका आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा, पहला चरण और उसके बाद दूसरा चरण। पहला चरण आपकी ऑनलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में, और दूसरा चरण जो है आपकी वो ऑफलाइन मोड में किया जाएगा, ऑनलाइन मोड में। और पहला चरण ऑनलाइन मोड में आपकी आयोजित किया जाएगा अक्टूबर 2021 में, और दूसरा चरण आपकी आयोजित किया जाएगा ऑफलाइन मोड में आपकी दिसंबर 2022 में। ये बात आप जरूर, तो कुनमिग में आयोजित होनी थी। अब कुनमिग में इसका आयोजन आपकी हमारी जब किया जाना था, तो इसी वाली बैठक का आयोजन आपकी हमारी हुआ है ना, ये वाली बैठक को जरूर याद रखना कि 2020 में होनी थी, लेकिन 2020 में आपकी कैंसिल कर दी गई कोरोना के कारण, कुनमिग में आयोजित होती है। तो अध्यक्षता देखो वही देश करता है, इनके कहीं पर भी हेडक्वार्टर नहीं होते, अध्यक्षता वही देश करता है जिन देशों में इसका आयोजन किया जाना होता है। तो पहला चरण तो अक्टूबर 2021 में हुआ। अब इसके बारे में बात करें, देखो कुनमिग को जरूर याद रखना, जिस देश में होनी होती है अध्यक्षता तो वही करता है आपकी, है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग अगर हम बात करेंगे कोप 15 के बारे में, तो इसका जो पहला चरण है, जैसे मैं भी बता रहा था, वो अक्टूबर 2021 में चीन के कुनमिग शहर में आपकी हमारी ऑनलाइन मोड में संपन्न, ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन मोड में आपकी हमारी ये संपन्न, और इसमें लगभग 100 सदस्यीय देशों के 100 सदस्यीय देशों ने भाग लिया, 100 सदस्यीय देशों ने आपके इसमें लगभग भाग लिया, है ना। और एक जो समझौता हुआ था ना, जो समझौता हुआ, उस वाले समझौते को कुनमिग समझौते के नाम से जाना जाता है, ये वाला है, ये वाला बात अब जरूर। अब दूसरा आपकी हमारी चरण जो हुआ था, अब दूसरा चरण जो हुआ था ना आपकी हमारी, इसका उसके बारे में आ जाते हैं। अब देखो क्या तय हुआ कि दूसरा चरण इसका कब होगा, दूसरा चरण यानी सेकेंड स्टेप जो होगा वो दिसंबर 2022 ईस्वी में, मैं आपको डेट बता देता हूँ, 5 दिसंबर से 17 दिसंबर अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुआ, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। 5 दिसंबर से 2022 ईस्वी में दूसरे चरण का आयोजन किया जाएगा मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल एक शहर है, किस देश का है? कनाडा। कनाडा की राजधानी याद रखना आपकी ओटावा है, और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है आपकी वो कौन सी चलती है? आपकी कैनेडियन डॉलर चलती है।
तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में संपन्न हुआ है। तो इस वाली आपकी अब दूसरे चरण का, अब एक बार बताओ, हुआ तो कनाडा में ही है लेकिन अध्यक्षता आपकी कौन सा देश करेगा? चीन ही तो करेगा। तो चीन अध्यक्षता आपकी हमारी इसकी करेगा, और चीन के जो इसमें पर्यावरण मंत्री है ना, याद रखना, चीन के जो इस समय पर्यावरण मंत्री हैं, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, इनका नाम है आपकी भैया हुआंग हुआंग रनक्यू रनक्यू। ये इस समय आपके हमारी वहां के पर्यावरण मंत्री हैं। हुआन रनक्यू इस समय पर्यावरण मंत्री हैं। तो इन्होंने कोप 15 की अध्यक्षता करी। ये वाली बात आप जरूर याद रखें। तो अध्यक्षता इन्होंने करी है भाई। अध्यक्षता जो की गई है आपकी, वो किसके द्वारा की गई है? वो इनके द्वारा की गई है आपकी, है ना। वैसे अगर हम इसमें बैठक में अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज और आप लिख लो आपकी इसमें, है ना। अब ये वाली जो सिक्किम की दूसरी बैठक है, तो अध्यक्षता आपको पता चली चीन ने क्यों करी, अखबार में आया है ना कि चीन ने इसकी बैठक की अध्यक्षता करी। तो रीजन ये था कि इस बैठक का आयोजन होना कहा था 2020 में, चीन की अध्यक्षता में, तो इसीलिए इन्होंने अध्यक्षता करी है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, यहां पर लिख लेना भाई, इस वाली बैठक में भारत की ओर से जो भाग लिया है, भारत की ओर से वो जो भाग लिया गया है, जो भारत के पर्यावरण मंत्री है ना, पर्यावरण मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा इसमें भाग लिया। भूपेंद्र यादव, ये है ना, इन्होंने इसमें भाग लिया। कनाडा के भी आप लिख ले भैया, कनाडा के जो पर्यावरण मंत्री है ना, कनाडा के, उनका नाम भी आपको बताओ, अध्यक्षता तो नहीं करी लेकिन उनका देश था। तो कनाडा के जो इस समय पर्यावरण मंत्री हैं, उनका नाम है स्टीवन गिलबोल्ट। स्टीवन गिलबोल्ट जो है आपकी, इन्होंने भी इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में लगभग अगर हम बात करें तो दुनिया के 190 देशों से अधिक, 90 देशों से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, है ना, प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये वाली बात आप जरूर याद रखें, क्योंकि सीबीडी में मैं आपको अभी बता चुका हूं कि सीबीडी के इस समय सदस्य देश जो है वो 196, जिसमें से लगभग पूरी दुनिया ही मान इन्होंने भाग लिया है। बैठक का आयोजन कोप की 15वें नंबर की होना 2020 में था। 21 में तय हुआ, 2 चरणों में होगा, एक पुनमिग में होगा, एक मॉनिट्रियल में होगा। मॉनिट्रियल में ऑफलाइन मोड में होगा, वहां ऑनलाइन मोड में होगा। वहां 100 से अधिक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 190 से सदस्य अधिक देशों ने भाग लिया। अब आप लिखें भारत की ओर से किसने भाग लिया है। अब देखो, कम से कम आपको पूरी जानकारी हुई नहीं हुई तो आपको जैव विविधता भैया पढ़ना है। जैव विविधता होता क्या, ये भी आपको पता चला। हॉटस्पॉट भी पढ़नी है, इसका उपयोग भी पढ़ना है, इसका संरक्षण भी पढ़ना है। रामसर स्थल, जिसको आपकी वेटलैंड्स एरिया बोले जाते हैं, वो भी आपको पढ़नी है। सब चीजें आपकी पढ़नी है। आप देखें क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं आता। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, लोग बागों को हमारे चैनल के बारे में भैया आपकी हमारी पहुंचाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और मुझे कुछ भी अगर आपकी कोई भी दिक्कत है कमेंट्स में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड हम तथ्यों पर बात करेंगे। इन्वायरमेंट का टॉपिक है, और इन्वायरमेंट का टॉपिक हर एक एग्जाम के सिलेबस में सबसे ज्यादा मालूम किया जाता है। अब आप लिख लें, सीबीडी का जो आपकी कोप का ये वाली आपकी 15वें नंबर की बैठक हुई है, इसमें जो समझौता हुआ है ना, समझौता, इसका नाम आपकी रखा गया है भैया जैव विविधता। जैव विविधता, है ना, जैव विविधता से संबंधित आपकी हमारी जो समझौता हुआ है ना, वो एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ऐतिहासिक एक समझौता हुआ है। और इस समझौते में आपकी क्या किया गया है वो आप लिख लो। देखो, ऐसा होता था, जैव विविधता हर जगह है, भूमि पर भी है और समुद्र में भी है। तो अभी तक क्या था, अभी ध्यान से सुनना, अभी तक आपकी भूमि का जो स्थल है ना, भूमि यानी जो स्थल का क्षेत्र है, उस स्थल के क्षेत्र को 17% आपकी हमारी संरक्षण क्षेत्र होता था, है ना। भूमि का जो क्षेत्र है वो केवल कितने प्रतिशत आपकी संरक्षण क्षेत्र था, वो होता था आपकी 17%। और जो आपकी समुद्र का क्षेत्र है ना, समुद्र का जो क्षेत्र है वो आपकी 10% आपकी संरक्षण क्षेत्र था। यानी कि जैव विविधता के मामले में भूमि के संबंधित 17% भाग के भूभाग को हम रक्षित कर सकते थे, और 10% भूभाग को हम आपके हमारे समुद्र के रक्षित कर सकते थे, ताकि जैव विविधता सही बनी रहे। लेकिन अब ना, इस वाले समझौते में, अब इस कोप 15 वाले समझौते में आपकी भूमि व समुद्र दोनों के रक्षित क्षेत्र को बढ़ाकर, ये आप जरूर लिख लें भाई, बढ़ाकर, इसको आप जरूर लिख लें आपकी, है ना, इसको बढ़ाकर आपकी 30% कर दिया गया, आपकी याद रहे।
इसको बढ़ाकर 30% कर दिया गया है कि 30% जो आपकी हमारी होगा ना, ये भूमि का आपकी हमारी क्या किया जाएगा, आपकी हमारी भाई, अब इसको आपकी संरक्षण कर दिया जाएगा। और ये टारगेट रखा गया है वर्ष 2030 तक। ये वाला जो टारगेट रखा गया 2030 ईस्वी तक कि 17 और 10 को दोनों को बढ़ाकर आप 30%, यानी कि जैव विविधता जब सुधर सकती है जब हम पूरी दुनिया के सभी सदस्य देश मिलकर अपने अपने देशों में भूमि के कम से कम 30% क्षेत्र को हम रक्षित करें, जैसे कटान वगैरह होता है, अपरदन वगैरह होता है, उसे रोकें। इसका मतलब ये होता है समुद्र में जो आपकी पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं उनमें समुद्र के कम से कम 30% एरिया को यदि हम संरक्षित करें तो जैव विविधता को हम आपकी सुरक्षित कर सकते हैं। और ये कब तक के लिए टारगेट रखा गया, 2030 तक। इसमें एक और समझौता किया गया है, इस वाले समझौते को आप ध्यान रखें। और इसमें एक और समझौता देखो ये किया गया है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक समझौता इसमें ये हुआ है भैया कि इस वाले में आपकी जो गरीब व विकासशील देश है, गरीब व विकासशील देश है, इनको 2025 ईस्वी तक 20 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता दी जाए, है ना। और इसको बढ़ाकर 2030 तक हमारी 2030 तक आपकी 30 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता कर दी जाए, यानी कि 2030 तक, यानी कि गरीब देश जो होते हैं उन्हें जैव विविधता के संरक्षण के लिए 20 अरब डॉलर और 2030 तक इसको बढ़ाकर आपकी 30 अरब डॉलर आपकी कर दिया। ये पूरा समझौता है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, सब कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आप लोग जैव विविधता पर अच्छा से नोट्स तैयार करें और इसे तैयार करें। और मैं बार बार कह रहा हूँ इस वाले आपकी टॉपिक को बहुत ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जामों में आपके आता है और हमारे चैनल के बारे में लोग आपको बताएं। सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ऐसे ही आने वाले तथ्यों टॉपिकों पर हम बात करेंगे। ये आंकड़े आप जरूर लिखें और आने वाले समय में हम लोग सब लोग मिलकर बात करेंगे। कल तक के लिए आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम बात करते रहेंगे। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी शेयर और सब्सक्राइब करें भैया हमारे इस चैनल को। एक बार फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं।